बहू ने छुपाया ससुराल वालों से मायके का राज। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। मुझे तो बिजली का तार पकड़कर मर जाना चाहिए। पता नहीं मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। क्यों, आखिर क्यों मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैं जिंदा क्यों हूँ, क्यों किया मैंने ऐसा। कभी भी खुद को माफ़ नहीं मैं कर पाऊँगी। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। तभी चाची, ये गधों की तरह रवाना मत चिल्ला, समझी। ले ये खाना खा ले। क्यों खाना खिलवा रही हो चाची, आप मुझे मरने दो ना। मैं मर जाऊंगी वही अच्छा रहेगा, आपको भी सुकून हो जाएगा। मुझे भी मन तो कर रहा है कि तुझे गला घोट कर मार दूं। अभी तूने ऐसा किया है, लेकिन बस क्या करूं। अपने भैया भाभी को हमें मुंह भी तो दिखाना है। तुझे पालने का वादा किया था, और इसी तरह से। और खाकर इसको पहन कर तैयार हो जा, समझी। देखने तुझे लड़के वाले आ रहे हैं। चाचा, लड़के वाले? आप ठीक तो हैं ना चाचा। मेरी शादी आप क्यों कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में अभी कितना कुछ हुआ है, आपको लगता है कि मेरा दिमाग अभी सही है। मैं तैयार हूँ क्या। हम अब तेरी तैयारी या इंतज़ार करेंगे। नहीं, तू इस लायक ही नहीं है। अरे तूने जो किया है ना, उसके बाद शुक्र मना कि तू जिंदा है। नहीं तो तुझे अभी तक चिता पर होना चाहिए था। एक तो हम तेरी इज्जत और ज़िंदगी दोनों बचा रहे हैं, और ऊपर से तुझे शिकायत है। इसको पहनकर वक्त से तैयार हो जा, समझ गई। चाचा चाची के जाने के बाद ये नहीं कर सकती मैं। मेरी जैसी बुरी लड़की किसी भले लड़के की ज़िंदगी में आएगी तो मैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने के लायक हूँ। लेकिन चाचा चाची के साथ भी मैं गद्दारी नहीं कर सकती। ये जोड़ा मेरे लिए मेरे कफन से भी ज़्यादा खतरनाक है। मैं क्या करूँ। वो शकल जिसको मैं दुनिया की सबसे गंदी शकल समझती हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे इसी बात का दुख है। अब मुझसे ये चेहरा नहीं देखा जा रहा है, मुझसे खुद से नज़रें नहीं मिलाई जा रही हैं। हे भगवान, ये किस तरह का दर्द है जो साया नहीं जाता, लेकिन फिर भी झेलना पड़ रहा है। तभी उसे लड़की देखने के लिए सब लोग आ जाते हैं। अरे आप लोग आ गए, आइए आइए, कितना सुंदर घर है। हम तो 1 घंटे पहले ही आ जाते, लेकिन वो बस हमारा बच्चा डॉक्टर है ना, अचानक ही एक सर्जरी का केस आ गया था, तो बस उसे जाना पड़ गया। अरे नहीं नहीं, देर नहीं हुई है, आप लोग बैठिए। हाँ, लड़की को बुला देते हैं। रेखा जाओ, रागिनी को लेकर आओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अब इतना कहकर चाची, तैयार हो हुई कि नहीं तू। हाँ, हम हो गए तैयार चाची। यह तूने ठीक किया कि घूंघट में बैठ गई। कम से कम किसी को तेरी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। चल। रेखा के साथ रागिनी चल दी, लेकिन उसके कदम आसानी से आगे नहीं बढ़ रहे थे। रागिनी एक बिन माँ की बच्ची थी जो अपने चाचा चाची और के साथ रहती थी। देखने से लगता था कि रागिनी का कोई बड़ा राज था जिसको वह छिपा रही थी। खुद से लड़ भी रही थी, लेकिन फिर भी वो सब इतना आसान नहीं था। आज उसको देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे, जो कि काफ़ी अच्छे और इज्जतदार लोग थे। और राम, जिससे उसका रिश्ता तय हो रहा था, वो। रागिनी लड़खड़ाते हुए नीचे आई, जिसके बाद सबको वह नमस्ते की। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे घूंघट किया हुआ है, इसी से दिखाई दे रहा है कि कितनी संस्कारी बच्ची है। हाँ, बहुत संस्कारी है ये लड़की। हे भगवान, मैं ऐसे किसी धोखे की बुनियाद पर एक नया रिश्ता शुरू नहीं कर सकती हूँ। तभी राम, अरे आप खड़ी क्यों हैं, आप बैठ जाइए ना। तभी राम की माँ, हाँ बेटा बैठो। जी जी, मैं ठीक हूँ। अरे क्या हुआ, कोई बात है क्या। आप काँप क्यों रही हैं। नहीं, क्यों क्यों काँप रही हैं आप। अरे अरे बेटा, लड़कियाँ ऐसे अपने रिश्ते वालों के सामने घबराती हैं। तुम भी ना अपनी होने वाली बीवी के ऊपर से नज़र ही नहीं हटा रहे हो। बहुत जल्दी है भैया को। अरे अरे, बस करो अब, मेरे बच्चे को सभी मिलकर ऐसे ही नहीं छेड़ो, बस करो। तभी रागिनी अपने मन में सोचती है, ये लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन क्या मैं
मेरे जैसी बेकार और बुरी लड़की इन लोगों के घर की बहू बनने लायक है। मुझे लगता है कि मुझे मना कर देना चाहिए। तभी रागिनी के चाचा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। देखिए, हम अपनी बच्ची की शादी बस 4 दिन के अंदर करवाना चाहते हैं। बोलिए, आपको मंजूर है? तभी राम के पापा, बस 4 दिन में? अभी तो हमें आए हुए कुछ थोड़ी देर ही हुए हैं। मेरा मतलब आजकल तो बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। जी, वो हमें शादी करवाने के बाद और भी बहुत काम है, उन्हें देखना है, तो बस इसीलिए शादी जल्दी से जल्दी करवाना चाहते हैं। मेरा मतलब अब इस बच्ची के माँ बाप हैं नहीं, वैसे तो हम ही इसके माँ बाप हैं, लेकिन उनसे किया वादा निभाना भी तो ज़रूरी है। कल करे सो आज करे, आज करे सो कल। अब तो बस हाँ हाँ ठीक है, लेकिन देखो बहन, 4 दिन बाद भी बात वही होगी, और 4 महीने बाद भी। आप हमारी मजबूरी को समझो। हमें हेमा, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को यह शादी करवाने से दिन लगाने चाहिए। आजकल बिगड़ैल ज़माने में जहाँ हर लड़की छोटे कपड़े पहनना पसंद करती है, ऐसे में घूंघट करने वाली मिलना ऐसे है जैसे तुमने घी के चिराग जलाकर किसी को ढूंढ लिया हो। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें मंजूर है। अब से 3 दिन बाद यह शादी होगी। लेकिन बाबा, हम तो भाभी को बात पक्की होने का कोई तोहफा भी नहीं लेकर आए देने के लिए। तभी राम की माँ, अब ऐसा करते हैं कि हम जब शादी हो जाएगी तब जो है इसे तोहफा देंगे। अभी तो देने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, पैसे हैं तो हम अपनी बहू के हाथ पर पैसे रख कर चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है? यह ले बहू, ये मैं अपनी बहू को दे रही हूँ। आज का शगुन दूंगी, हमारी बहू का ख्याल रखिएगा। हेमा की बात सुनकर वह मुस्कुरा देती है, जिसके बाद लड़के वाले चले जाते हैं। रागिनी पैसे हाथ पर रखे हुए बस देखती रहती है, और लड़के वालों के जाने के बाद उसने रोना शुरू कर दिया। नहीं नहीं चाची, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इतने अच्छे भले लोगों को ऐसे धोखा नहीं दे सकती हूँ। ला इधर पैसे ला। लखन जी, लीजिए, पूरे 1 लाख रुपए हैं। बैठे बैठे 1 लाख रुपया मिल गया। हाँ भाग्यवान, सही कह रही हो। अब ये चाची सब ले लीजिए। चाची, चाचा, आप यह सब ले लीजिए, लेकिन मेरी शादी नहीं करवाइए। नहीं झेल पाऊंगी मैं। जो मैंने किया है उसके बाद मेरे ऊपर एक एक सांस भारी हो जाएगा। चाहे जान ही ले लीजिए, लेकिन मौत से बुरी सज़ा मुझे मत दीजिए। एक भले इंसान को शादी करके मैं उसे दुख नहीं देना चाहती हूँ। मैं काबिल इस लायक नहीं हूँ। एक बात कान खोल कर सुन ले, जो तूने किया है अब उसके बाद मुझे भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ, खबरदार, जो खुद को एक खरोच भी डाली तो तू बस शादी नहीं, शादी के बाद जब जब हम तुझे कुछ मांगेंगे तुझे देना पड़ेगा। ताहे उम्र तेरी परवरिश करने के बाद जो सिला तूने मुझे दिया है उसके लिए मैं माफ़ी नहीं, शादी के रूप में सज़ा मिलेगी। और अगर तुझे खुद को नुकसान पहुंचाया तो मैं तेरे मरे हुए माँ बाप की कसम खाकर कहती हूँ, मैं तुझे कुछ छोड़ूंगी नहीं। रागिनी हक्का बक्का हो जाती है। हाथों में बेबसी के सिवाय कुछ नहीं था। वो बस एक जिंदा लाश की तरह अपने कमरे में जाकर सारा दिन बस बिस्तर में मुंह गाड़ कर पड़ी रहती थी। लेकिन ऐसा भी क्या राज था, रागिनी को जीने नहीं दे रहा था और वह खुद को इतना गलत समझ रही थी। इस राज में पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ कहानी के अंत तक बने रहिए। ऐसे ही चलते चलते 3 दिन पूरे हो जाते हैं, और वह दिन भी आ गया जब रागिनी दुल्हन बनकर सुर्ख जोड़े में अपने दरवाजे पर खड़ी होती है। अभी गृह प्रवेश हो रहा था। हेमा बेटा, चटमंगी और पट ब्याह हो गया। तुमने तो 3-4 दिन में ही बेटे का घर बसवा दिया। बेटा ही सही, ऐसा मेहनती है, डॉक्टर है और खूबसूरत भी है, तो बस लड़कियों को और क्या चाहिए। ये सब लोग ना इस तरह की बातें करना बंद कर दें। मुझसे यह सब नहीं सुना जाता है। मैं गुनहगार हूँ। रागिनी अपने मन में सोचती है। रागिनी का क्या बात है, तुम काँप क्यों रही हो? लगता है तुम फिर से नर्वस हो गई क्या? लो हाथ पकड़ो मेरा, और बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ, अब ये सब बस मेरा नहीं तुम्हारा भी घर है। माँ, जल्दी से गृह प्रवेश करो। रागिनी को दिक्कत हो रही है, रागिनी को थकान हो रही है।
करवाती हूँ बेटा। अरे जल्दी करवाओ बेटा, अपनी पत्नी की फिक्र कर रहा है। अरे नहीं नहीं, वो जोड़ा भारी है, थकान तो होगी ही ना। नंदिनी, आरती की थाली तो लाना बेटा। माँ बस ले आई अभी। ये लो माँ। तभी रागिनी को चक्कर आने लगता है। अरे नहीं, इतना सोचने की वजह से मुझे चक्कर आ रहा है। तभी रागिनी के ससुर, चल बहू हो गई आरती, अंदर आ जा। आओ रागिनी, मेरे साथ चलो। राम जी कितने अच्छे हैं, मैं इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में भी इनके काबिल नहीं बन सकती। देखो तो सही, दूल्हा और दुल्हन एक साथ हाथ पकड़कर घर के अंदर आ रहे हैं। ऐसा प्यार तो कभी नहीं देखा था मैंने। क्या बात है, बड़े भाई तो को इस तरह बोलकर शर्मिंदा मत कर मेरे छोटे भाई। अरे चलो हो गया बस। अभी सब ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे कि ज़्यादा सोचने की वजह से रागिनी को चक्कर आने लगे और वो अपना बैलेंस खोने लगी। अरे बहू क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मुझे चक्कर आ रहा था। मुझे लगता है कि तुझे थकान हो गई है। चलो तुम अंदर चलो, कमरे में चलो, आराम कर लेना। हाँ राम, तू बहू को कमरे में ले जा, आराम कर लेगी तो अच्छा रहेगा। ओफो, तुम तो ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई हो। अरे भैया, भाभी को गोद में उठा लो, उनसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाएंगी। हाँ नहीं नहीं, मैं चढ़ जाऊंगी धीरे धीरे। तू सही कह रही है नंदिनी। रागिनी के मना करने के बाद भी राम ने उसको गोद में लेकर गया और अपने कमरे तक वो उसको ऐसे ही लेकर गया। बाकी सभी घर वाले आराम करने को चले गए कमरे में। आपने बेकार में मुझे उठाया, मैं भारी भरकम लड़की, मैं खुद का खुद आ जाती। अरे तुम कहाँ भारी हो, तुम भी ना। अच्छा सुनो, शादी बड़ी जल्दी जल्दी में हुई है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं दूंगा कि तुम ऐसे एक कदम से एक्सेप्ट करो। तुम सोच समझ लो। ये लो मेरे कंफर्टेबल कपड़े, इन्हें पहन लो। सब इतनी जल्दी जल्दी में हो गया कि तुम्हारे लिए शॉपिंग करने की टाइम ही नहीं मिली। राम जी कितने अच्छे हैं, मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। भगवान ऐसे लड़के को मेरे साथ क्यों शादी करा दी। रागिनी बेचारी अपने गिफ्ट से ले रेगुलर लड़ रही थी और कपड़े बदल कर जिसके बाद वह सोने को लेट गई। कमरे के ही सोफे पर राम सो गया। ऐसे ही अगली सुबह, रागिनी, मुझे यह सब बोझ लग रहा है। हम आ गए बहू, आ जाएं अंदर। हाँ जी माँ जी, आ जाइए। बहू, हम तेरे लिए आज के लिए कपड़े और कुछ गहने लाए हैं, इन्हें पहन कर तू तैयार हो जा। जी होती हूँ। आप रो रही हैं क्या भाभी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए आज तो आपको मैं तैयार करूँगी। माँ आप जाओ, मैं भाभी को तैयार कर दूँगी। हाँ ठीक है। आईलेस कितनी प्यारी है आपकी, और आप भी बहुत अच्छी हैं। दुनिया की सबसे बुरी लड़की हूँ मैं, ऐसे बोल रही हो? सबसे बुरी? मेरा मतलब एक से अच्छी लड़की है दुनिया में, और मैं कहाँ इतनी अच्छी हूँ। अच्छा भाभी, कुछ अपने पास्ट का तो बताओ। आपका कौन दोस्त था? कहाँ आपने पढ़ाई की? नंदिनी की बात को सुनकर रागिनी सुन्न हो गई और एकदम चिल्लाई कस के, नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे क्या हुआ भाभी? घर के सभी सदस्य उसके कमरे में आ जाते हैं। तभी पता नहीं बाबा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे लगता है कि बहू की तबीयत कुछ सही नहीं है। एक काम कर बहू, तू आराम कर, पहले ये रसोई वगैरह होती रहेगी, खाना मैं बना दूंगी, बस तू जाकर हाथ लगा देना। मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे मर जाना चाहिए। माँ बाबा आप क्यों चले गए यहाँ? अगर गए भी तो हमें भी साथ लेकर गए होते। पहले से ही ये ज़िंदगी मेरे ऊपर बोझ है, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। मैं क्या करूं? नहीं जी सकती मैं। रागिनी ने ऐसे ही रोकर अपने जी को हल्का किया। जिसके बाद हेमा ने खाना बनाया और रागिनी ने बस खाने को चम्मच चला दिया। कुछ देर बाद जब सब खाने को बैठे तो रागिनी बस खड़ी रही। भाभी क्यों खड़ी हैं आप भी बैठिए। मैं बैठ जाऊं? नहीं, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूँगी। क्यों बहू, तू क्यों बाद में खाएगी? भाभी ये आपके जालिम ससुराल वाले नहीं हैं, सभी आज की सोच के लोग हैं। आप भी खाओ, हम भी खाएंगे। ठीक है, ये लो बहू, अब खा, मत रो मत रो। क्या हुआ बहू? नहीं वो कुछ नहीं, बस मेरा पेट भर गया।
तुम्हारा पेट भर गया? अभी तो तुमने कुछ खाया भी नहीं। नहीं, अब मुझसे और नहीं खाया जा रहा है, अब मुझे खाने का मन नहीं कर रहा है। तभी रागिनी की सास, अच्छा सुन, ये ले तेरा सगुन, पहली रसोई का, यह हमारे खानदानी जेवर है, मेरी सास ने दिए थे, अब मैं तुझे दे रही हूँ, इसे संभाल कर रखना, और यह ले, अब चली जा। पता नहीं रागिनी कुछ कुछ परेशान है माँ। नहीं, वो ऐसे बर्ताव नहीं करती। नहीं बेटा, वो उसकी ससुराल का आज पहला दिन था, नहीं खा पा रही होगी। सबके सामने एक तरफ घर वालों की उसकी चिंता थी और दूसरी तरफ रागिनी अपने कमरे में जाकर अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। अभी वह बैठी ही थी कि उसके पास रेखा का फ़ोन आया। हाँ चाची, ससुराल आकर अपने चाचा चाची को भूल गई। मैं वो इस लायक ही कि किसी को याद करूं। तुझे तुझे फ़ोन नहीं करना था। पहली रसोई का सगुन मिला कि नहीं? हाँ मिल गया चाची। तो उसको लेकर घर आ जा, और हाँ अच्छे से आना, किसी को पता न चले, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जी चाची, ऐसे नहीं करना, मैं आती हूँ। ठीक है। ऐसे ही कुछ देर बाद रागिनी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं हुआ। कुछ तो है, चलो बताओ जल्दी से, मैं डॉक्टर हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती हो तुम। तो फिर रो क्यों रही हो? ये लो खाना खाओ। मैंने भी नहीं खाया है, चलो साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, सच में भूख नहीं है। रागिनी ने मना किया, लेकिन राम ने उसको अपने साथ खाना खिलाया, जिसके बाद ऐसे ही पेट भर कर खाना खाना चाहिए। चलो अब तुम रेडी हो, मैं तुम्हारे मायके तुम्हें छोड़ दूँगा। नहीं, मैं चली जाऊँगी, ऐसे ही तुम्हारा दिल लग जाएगा। तुझे भी हॉस्पिटल का कुछ काम है और मैं हॉस्पिटल चला जाऊँगा और तुम्हें वहाँ पर उतार दूँगा। रागिनी राम के साथ आने को राजी हो जाती है, जिसके बाद वो उसको अपने साथ लेकर आया। राम ने उसे उसके मायके छोड़ा और खुद अस्पताल चला गया। मायके जाते ही, अरे वाह, तो तू तो आ गई, हाथों में सोने का कंगन, और क्या क्या लाई है, मिला है तुझे शगुन के तौर पर? ये चाची 2 लाख रुपए मिले हैं, और माँ जी ने ये आज तो पार्टी करेंगे, 2 लाख रुपए मिले हैं। चलो, असली खजाना तो यह है, मोटे मोटे सोने के कंगन, ला इधर दे। नहीं नहीं चाची, ये नहीं दे सकती मैं, आप कुछ और ले लीजिए, ये खानदानी कंगन है, माँ जी ने, उनकी माँ जी ने दिया था। असली खजाना अपने पास रखना चाहती है, ला इधर दे। असली खजाना तो ला माँ जी। वो क्या जवाब दूंगी चाची, माँ जी को मैं क्या जवाब दूंगी? मत लीजिए चाची। अरे चल जा, अब और नहीं देख सकती मैं। चल अब अपने भाग यहाँ से, तुझे यहाँ भी रहने की ज़रूरत नहीं है। चाची कंगन लेकर और 2 लाख रुपए लेकर रागिनी को भगा देती है। इसी तरह रागिनी रोते रोते एक पार्क में जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। बेचारी को एक ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम के वक्त पूरब गार्डन के पास से गुजर रहा था। अरे यह तो भाभी है, मैं क्या करूं? भाभी के पास जाऊं भी या नहीं? एक काम करता हूं, भाभी को बता देता हूं, घर पे माँ को बता देता हूं। और घर पर आया तो रागिनी अभी तक नहीं आई। मैं ही भूल गया, मैंने कहा था कि तुम यहीं पर रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। भैया तो जल्दी जाओ, भाभी तो वहाँ गार्डन में बैठी हुई हैं। अरे तू देखकर ऐसे ही चला आया? तूने उसको रोता देखा तो तू वहाँ नहीं गया? तू पागल है क्या? माँ, मैं अभी आता हूँ जल्दी से लेकर उसको। राम भागा और रागिनी के पास पहुँचा। रागिनी, राम जी, आप यहाँ? हाँ, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हें तो मैंने तुम्हारे मायके में छोड़ा था ना, और तुम यहाँ पर आकर बैठी हो? क्या बात है, घर चलो। और क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, बस दिल भारी हो रहा था, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और रागिनी ने मना कर दिया, जिसके बाद राम ने भी सवाल नहीं किया और घर आ गई, जहाँ उसने रागिनी को कमरे में भेज दिया। ऐसे ही देखते देखते 1 महीना बीत गया। हर एक गुजरता दिन रागिनी को उसके अतीत की वजह से जीने नहीं दे रहा था। वो बहुत कम खाती पीती और ना ही ससुराल वालों से मिलती और ना ही उनसे बात करती। वो अपने राज की वजह से दिन में पे दिन कमज़ोर होती जा रही थी। रेखा और लखन उसे धमकियां देकर उससे पैसे भी मंगवाते रहते थे। ऐसे ही आज के दिन, जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर राम, ऐसा करो, अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, अभी हम हॉस्पिटल में कुछ काम करवा रहे हैं, जिसमें
हमने सभी डॉक्टर से 50,000 रुपये लिए हैं, तुम भी दे दो। जब काम हो जाएगा जो बचेगा वो तुम्हारा हो जाएगा। जी मैंने सुना था, रुकिए मैं ऑनलाइन दे देता हूँ। अरे तभी राम अपने मोबाइल में देखता है, अरे मेरे पास तो पैसे थे, ये पैसे कहाँ चले गए। तो दूसरा डॉक्टर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम बाद में दे देना। चलो ठीक है, मैं घर पे जाकर ये पैसे तुम्हें बाद में मोबाइल से ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है। अब राम घर आता है। उसके बाद माँ रागिनी कहाँ है, कुछ बात करनी थी उससे। क्या हुआ बेटा। तभी रागिनी किचन में, मुझसे क्या बात करनी है, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया। अरे नहीं, मैं अब क्या जवाब दूंगी इन्हें। तभी राम किचन में आ जाता है। अरे रागिनी। हाँ जी बोलिए। मेरे बैंक में 50,000 रुपये थे, तुमने वो हाँ वो मैंने लिए थे। वो मुझे कुछ ख़रीदना था, कुछ काम था, अच्छा सामान लगा तो मैं बुक कर दिया। अरे बाबा रिलैक्स रहो, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ तुम्हें, बस तुम तो पूरी कांपने लगी। अब मैं आखिर कमा किसके लिए रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही ना। अगर मंगवाया भी तो घबराओ नहीं। अब आपको मैं कैसे बताऊँ कि अपने राज को छुपाने के लिए मैंने वो पैसे लेकर अपनी चाचा चाची को दे दिए। रागिनी तुझे तो कुत्ते से भी बदतर मौत मिलनी चाहिए। रागिनी अपने ही आप को कोस रही थी। रागिनी बेचारी मजबूर होकर खुद को ही कोसने लगी। ऐसे ही कुछ ही देर बाद खाना खाने के लिए सब बैठते हैं और आज तो मेरी बहू ने खाना बनाया है, सभी को निकाल दे बहू। हाँ निकाल देती हूँ। हेलो क्या हुआ। तभी राम के मोबाइल पे फ़ोन आ जाता है। हाँ मैं आता हूँ। ठीक है, बस थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। हाँ 2 मिनट। कहाँ जा रहे हो बेटा। माँ एक बहुत ज़रूरी अर्जेंट ऑपरेशन आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन तेरा अस्पताल तो दूर है ना राम, कैसे जाएगा। माँ वो मैं चला जाऊँगा। बाबा कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे पास के ही हॉस्पिटल में जाना है, मुझे रेफ़र हुआ है। ठीक है, ध्यान से जाना। भगवान मेरे बच्चे का काम कितना मुश्किल है, कभी भी भागना पड़ जाता है। राम चला जाता है हॉस्पिटल और कुछ देर के बाद गहरी सांस लेने के बाद, चलो अच्छा है सर्जरी सक्सेसफुल रहा। अजीब बात है, मैंने पेशेंट की फ़ाइल रखी थी, उस पर दवाइयाँ लिखी थी, और कहाँ गई वो फ़ाइल, कहाँ रख दी मैंने। राम फाइल खोज रहा था, तभी उसने वहीं रखे टेबल पर एक ड्रॉर में खोला तो उसके अंदर उसको एक फ़ाइल मिली जिसके ऊपर रागिनी का नाम लिखा हुआ था। रागिनी शर्मा, ये रागिनी की फ़ाइल है, ये फ़ाइल यहाँ पर। तभी घर पर, अरे भगवान नरेंद्र जी मेरी अलमारी से मेरे सभी गहने चोरी हो गए हैं। कहाँ गए। क्या हुआ माँ, क्या हुआ। अरे गहने मेरे चोरी हो गए हैं, कहाँ गए मेरे गहने। तभी राम घर पर आ जाता है। माँ कहाँ हो, सब ठीक है ना। रागिनी बेटा चोरी हो गया है। रागिनी कहाँ है माँ। वो रागिनी नहीं है, वो तो पूरे घर में कहीं नहीं दिख रही है। क्या नहीं है। हाँ कहाँ गई। अरे मुझे तो लगता है कि वही सारे गहने लेकर भाग गई। राम, मुझे पता है कि वो कहाँ गई होगी। चलिए। राम ने पुलिस को फ़ोन किया और परिवार और पुलिस के साथ वो निकल गया। वहीं दूसरी तरफ लखन जी, खजाना है ये तो खजाना, आज तो तूने लड़की बड़ा अच्छा काम किया है, ये तो एक ही बार में उन्हें लूट कर ले आई। वाह क्या बात है। तभी रागिनी अपने चाचा चाची से कहती, चाचा चाची अब तो मैंने आप लोगों को अमीर कर दिया, अब मैं कभी अपनी शक्ल भी नहीं देखना चाहूँगी। अब उस राज के साथ साथ आप मुझे भी ख़त्म कर दो, क्योंकि मैं नहीं जीना चाहती हूँ। हाँ अब तू मरने को बोल सकती है, क्योंकि अब तेरी हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, अब खेल ख़त्म हो जाता है। तभी सब घर वाले और पुलिस आ जाते हैं। चोरी करने में शर्म नहीं आई, पुलिस तो तुम लोग चोर हो। क्यों रागिनी, क्या कमी थी मैं हमारे प्यार में, और हमारे साथ इतना बड़ा धोखा तुमने क्यों किया, बोल। माँ इसमें रागिनी की कोई गलती नहीं है। नहीं मेरी ही गलती है, सारी की सारी मेरी गलती है। आप मेरी चाची चाचा को छोड़ दो, इन्होंने मुझसे ये करवाया, लेकिन गलत मैं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है रागिनी, तुम अपनी जगह सही हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ मुझसे इंस्पेक्टर साहब आप फांसी दे दीजिए, मैं नहीं जीना चाहती हूँ।
मैं एक बुरी लड़की हूँ, बहुत बुरी। मैं आपको बताती हूँ, वैसे भी अब तो मैं मर जाऊँगी। मैं बताती हूँ मेरी ज़िंदगी का सबसे काला राज, जिसको छिपाने को ही मैंने यह शादी की थी और आपके घर का पैसा अपने चाचा चाची को भी देती रही। मैं बताती हूँ पूर्णिमा, ऐसा मुझे ही लग रहा है यह लड़का मुझे देख रहा है। देख रहा है? हाँ, जा जाकर बात कर ले। पागल है, मैं इसलिए लड़के से बात नहीं करूँगी। एक्सक्यूज मी मिस, मुझे पेन मिलेगा क्या? जी लीजिए पेन। शुक्रिया। पेन मांगा तो उस पर ध्यान दो, नाम पर ध्यान मत दो। इंटरेस्टिंग लड़की है। क्या बात है, तू क्यों हंस रही है? अब क्या बात है? लीजिए अपना पेन ले लीजिए। ठीक है, क्या हुआ? अरे नहीं, आपके तो चोट लग गई। यह खून कैसे निकल रहा है आपके हाथों पर? रागिनी उस लड़के से पूछती है। आपके तीखे नैनों की धारा से मेरा मतलब इनकी धार से। रवि की बात सुनकर उसके हाथ पर अपना रुमाल बांध दिया। जिसके बाद आप तो बड़ी बेकार की बातें नहीं करो। मैं इस कॉलेज में नया हूँ और मुझे दोस्त बना लो। पूर्णिमा के सिवा कभी किसी ने मुझसे दोस्ती की बात नहीं की। मुझे हाँ कर देना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहती हूँ। रागिनी का दिल पिघल गया और वह रवि की दोस्त बन गई। ऐसे ही दोस्ती दोनों के एक दूसरे को पसंद करने लगे। जिसके बाद एक रोज़ रवि ने रागिनी को अपनी इजहार किया। रागिनी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तभी रागिनी, क्या कहा रवि? तुम्हारे ये गुलाबी पड़े हुए गाल मुझे सब बता रहे हैं। तुझे तुम्हारे जैसा अपनापन कहीं से भी नहीं मिलेगा। ठीक है रवि, लाओ अंगूठी पहना दो मुझे। चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। ऐसी रागिनी रवि के साथ कुछ दिन रिलेशनशिप में रही, जिसके बाद आज के दिन, तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलोगी? तुम्हारे घर? क्यों? अरे बाबा घबराओ नहीं, मुझे तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना है। चलो आज मेरे घर। अच्छा ठीक है, ये लो, यह खा लो, नहीं तो भूख लगने लगेगी। अब रवि ने रागिनी को एक चॉकलेट खिलाया और जिसके बाद उसको चक्कर आने लगते हैं और रवि के घर जाते ही वह सोफे पर लेटकर गहरी नींद लेने लगती है। कुछ आवाज़ों के बाद उसकी आंख खुली तो रागिनी उठ। अरे चाची, चाची जी, मैं यहाँ कैसे? अरे पूरे दिन और पूरी रात तू यहाँ थी। इसके साथ किसके साथ थी? कि पूरे दिन और पूरी रात? लेकिन मैं तो रवि के साथ थी। हे भगवान, यह रवि कौन है? अरे किसके साथ आई थी तू? किसके साथ मुंह काला कर ली? करमजली? नहीं चाची, वो कोई बुरा लड़का नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। रवि यही कहीं होगा। रवि तुम कहाँ हो? तूने आज हम लोगों का मुंह काला करवा दिया है। पूरी रात उस लड़के के साथ मस्ती की। क्या हुआ? अजी इसको अस्पताल लेकर चलो, इसका चेकअप करवाते हैं। अब चाचा चाची रागिनी को लेकर अस्पताल आए। कुछ देर के बाद डॉक्टर, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। नहीं, यह नहीं हो सकता है। हाँ यही सच है, तुम प्रेग्नेंट हो। गुलछर्रे उड़ाकर आई है, मुंह काला करवा दी। हम कीचड़ में मन तो कर रहा है इसका गला दबाकर तेरी जान ले लूं, लेकिन बस क्या करूं? बेबस हूँ। अपने भाई को क्या जवाब दूंगा? यह नहीं हो सकता चाची, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है। आपने मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। रागिनी खूब रोई, लेकिन अब यह उसकी सच्चाई थी। रवि ने उसके साथ खेल खेला था। वो कमरे में अपने बंद रहती थी, ना किसी से मिलती, ना ही किसी से बात करती। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे तो उसका पेट बड़ा हो रहा था। क्या करूं मैं? जो मैंने किया उसके बाद तो मेरा खुद से ही नज़रें मिलाना मुश्किल हो रहा है। तभी चाची, ये दूध पी लो। क्यों दे रही हैं चाची ये मुझे? पाप तूने किया है ना। इस बच्चे की क्या गलती है? इसको तो दुनिया में आना ही है ना। पी ले अब इसका। रागिनी को उसकी चाची जो कुछ देती वो खा पी लेती, उसको पी लेती। और एक वक्त ऐसा आया कि रागिनी को ठीक 9 महीने बाद पेट में बेहद ही दर्द हुआ और वह बेहोश हो गई। उसकी आँख खुली तो वो अस्पताल में थी। अभी मुझे क्या हुआ था चाची? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तेरी डिलीवरी हुई है और क्या हुआ है, लेकिन वो बच्चा कहाँ है चाची? मैंने जमाने को चप्पल पड़वानी है क्या? बच्चे को मैंने अनाथालय में बोल कर दे दिया है।
कोई नहीं जानता कि तू प्रेग्नेंट थी और तेरी डिलीवरी हुई है। चल घर चल, ऐसा दिखाना कि तू बस बीमार थी और बाकी हम जल्द से जल्द ही तेरी शादी कर देंगे। ये है मेरा राज जो मुझे चैन नहीं लेने देता था। मेरा घिनौना अतीत मुझे पता है सब। मुझे शादी के पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो इस बोझ को उतार कर अब मैं जाकर मरूंगी अच्छे से। घटिया लड़की, इसीलिए तेरी शादी करने को मर रहे थे ये सब। बस करो माँ, बस। रागिनी को कोई गलती नहीं है। कब तक इस दर्द में रहोगी? सच्चाई यह नहीं है माँ, मैं बताता हूँ। राम इस तरह से बोलकर रागिनी को गले लगा लेता है, जिसके बाद सब हैरान रह जाते हैं। राम जी, तुम गलत नहीं हो रागिनी। हाँ, तो अब इस राज के पीछे की असली कहानी मैं बताता हूँ। यह रागिनी की नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। रिपोर्ट को बनवाया गया था डॉक्टर को पैसे देकर, और यह काम किया रागिनी के वो जो लड़का तुम्हारी ज़िंदगी में आया था वो कोई अजनबी नहीं, तुम्हारे चाचा चाची का ही भेजा हुआ था। क्योंकि अब बताइए, हमें माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं बताती हूँ। अब चाचा चाची अपनी कहानी बताने लगते हैं। लखन जी, अब रागिनी की शादी की उम्र है, लेकिन मैं उससे कुछ फ़ायदा होना चाहती हूँ। उसकी शादी ऐसे नहीं करना चाहती हूँ। तो कैसे करोगी? मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक लड़के को रागिनी के पीछे लगाऊंगी, उससे रागिनी को उसके प्यार के जाल में फंसवाऊंगी। अच्छा, हाँ, और बस इतना ही नहीं, जब वो दोनों प्यार में पड़ने लगेंगे तो वो लड़का रागिनी को अपने कमरे में लेकर जाएगा, जहाँ से उसका पैसे देकर भेज देंगे। रागिनी को नशे की दवा खिलाएंगे, जिसके वजह से वह अकेली होगी। लेकिन खेल यहीं से शुरू होगा। ओ, तो ये बात है। रेखा ने अनुज नाम के लड़के से बात की, जिसको उसने रवि बनाया और पैसे देकर रागिनी के पीछे लगवाया। इस लड़की को मैं यहाँ तो ले आया, अब पतली गली से निकल जाता हूँ। रवि चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ, डॉक्टर साहब, आपके पास अभी मैं एक लड़की लाऊंगी, उसको आपकी नकली रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। और जो दवाइयाँ आप बोल रहे थे जिससे कि पेट में मरोड़न होने लगी और पेट फूलने लगता है, वो भी लिख दो। अब उस रागिनी को अच्छे से ही सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मुझे पैसे पूरे चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, मिल जाएगा पैसे। अब रागिनी के चाचा चाची रागिनी के सास ससुर को सारी कहानी बताते हैं, और वह दूध वगैरह भी मैं उसमें दवाइयाँ डालकर देती थी कि ताकि तुम्हारे पेट में दर्द रहे। और 9 महीने हुए तब हमने तुम्हें ज़्यादा दर्द के साथ बेहोशी की दवा भी दे दी थी और अस्पताल में ले जाकर तेरी नकली डिलीवरी का नाटक किया, जबकि कुछ नहीं हुआ था। रेखा की बात को सुनकर रागिनी के कुछ देर को होश गुम हो गए। जिस बोझ को वो खुद को जिम्मेदार समझती थी, वो कभी उसने किया ही नहीं था। सभी तरफ से सन्नाटा छा जाता है, जिसके बाद रागिनी टूटकर रोने लगती है। रागिनी, खुद को संभालो। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इन दोनों को। और वो जो नकली डॉक्टर और लड़का था ना, वो भी बचना नहीं चाहिए। चलिए, हमसे बचकर कहाँ जाएगा वो। चल बे, चलो, अब तुम्हें सलाखों के पीछे ही दुनिया दिखाते हैं। पुलिस रेखा और लखन को ले जाती है और बहू को तो हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। राम, कुछ नहीं होगा बाबा, सभी लोग इसके हाथ पैर मलो, मालिश करो। यह अचानक से बीपी लो होने के वजह से हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रागिनी, मेरी बच्ची, आंखें खोल, तूने कम नहीं झेला है, उठ जा। सभी ने रागिनी के हाथ पांव को मालिश की, और जिसके कुछ देर के बाद उसका शरीर तापमान नॉर्मल हो जाता है और रागिनी को होश आया। उसने खुद को अपने ससुराल के बेड पर पाया। राम जी, आप यहाँ? हाँ, मैं यही हूँ। राम जी, आपका शुक्रिया। कुछ मत बोल बेटा। रागिनी की सास, तू लेट जा। ठीक है, ठीक हूँ माँ जी। और आज तो सबसे ज़्यादा हल्का और अच्छा महसूस मैं कर रही हूँ। मैं नहीं बता सकती कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा बोझ, और मैं सच में खुद को गुनहगार समझती रही, लेकिन राम जी, आपने मेरी ज़िंदगी को फिर से खूबसूरत कर दिया। रागिनी ऐसे बोलकर रोने लगती है, लेकिन अब यह खुशी के आंसू थे। राम ने उसको गले लगाया और हेमा और नरेंद्र ने उसके सर पर हाथ
फेरा और उन दोनों को आशीर्वाद दिया। वहीं अगले दिन राजेश और रवि भी पकड़े गए और रेखा और लखन के साथ साथ उन्हें भी जेल हो गई और रागिनी खुशी से अपने ससुराल में रहने लगी। दोस्तों, जिन चाचा चाची की अपनी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने रागिनी के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? आखिर किसी की मासूम औलाद के साथ इतना अन्याय कैसे कोई कर सकता है? ऐसे चाचा चाची रहने से अच्छा कि वो ना रहें। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए और मेरे वीडियो के नीचे जो ज्वाइन बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।